तो बच्चों आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में। हमारा आज का जो टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इससे पहले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है मेल फीमेल की, वो हमने चर्चा करी। उसके बाद में गैमेटोजेनेसिस है, उसके बारे में भी पढ़ा। गैमीट का जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और अभी जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी के बारे में बच्चों हम बात कर चुके हैं कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में ब्लास्टोसिस्ट है एंडोमेट्रियल वॉल के साथ में अटैच हो जाती है, वो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है, वहीं से शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी। अलग अलग एनिमल्स में जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो अलग अलग होता है, ये आपको कंपटीशन में याद रखना है किसका क्या प्रेगनेंसी पीरियड होता है। इम्प्लांटेशन से और चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी का जो पीरियड होता है उसको बच्चों हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, जिसको गर्भकाल भी आप कह सकते हैं, गर्भावधि भी कह सकते हैं। वो जेस्टेशन पीरियड है, वो 280 डेज का या कहना चाहिए कि 9 महीने का ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। और इस जेस्टेशन पीरियड में क्या क्या चेंजेज होते हैं, कौन कौन से मेजर इवेंट्स होती हैं, वो सारा डिटेल में करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा ओरिजिन है वो किस तरीके से, कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे क्या सारी इवेंट हो रही हैं, वो सारा पढ़ेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहां पर आप प्लेसेंटा और उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी समझे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूजफुल है, कंपटीशन में पूछा जाता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा का मतलब होता है ए टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन एंडोमेट्रियल वॉल एंड फीटस टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। आप ये इसको बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग ब्रिज है बेबी और मदर के टिश्यूज के बीच में, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मतलब है कि एम्ब्रियो के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है उनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो ह्यूमन बीइंग में 4 पाई जाती है। सबसे पहले बात करें तो आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं कोरियन। ये आप देख पा रहे हैं, कोरियन आउटर मोस्ट लेयर एम्ब्रियो के ऊपर, वो कोरियन है। दूसरी लेयर है एमनियोन। एमनियोन के बाद में जो तीसरी लेयर है वो एलेंटोइस, और एलेंटोइस के बाद में है नेक्स्ट यॉक सैक। चारों मेम्ब्रेन के बारे में मैं बता देता हूं। जो आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो कोरियन है, और वो कोरियन है वो अटैच होती है यूटेराइन वॉल के साथ में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें से ओरिजिनेट होते हैं, अराइज होते हैं। आप यहां देख पा रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इन्वेड करते हैं मैटरनल टिश्यू के अंदर, जिसको आप कोरियोनिक विल्लाई बोल रहे हैं। कोरियन की आउटर मेम्ब्रेन है जो यूट्राइन वॉल के साथ में अटैच होती है, इन्वेड करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, उनको आप कह रहे हैं कोरियोनिक विल्लाई। आप ये देखिए, ये कोरियन है, यहाँ पर कोरियोनिक विल्लाई है, मैटरनल टिश्यू के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के द्वारा इन्वेड कर गई है, धस गई है। इसके बाद में दूसरी मेम्ब्रेन है एमनियोन, मतलब उसके जस्ट नीचे एमनियोन है। आप यहां थोड़ा एरो गलत शायद दिया है, कोरियन है वो ये मेम्ब्रेन है, ये कोरियन। इसके बाद में एमनियोन, और सबसे मतलब तीसरे नंबर की जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है एलेंटोइस। यहां देखिए आप, एमनियोन है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी है वो फ्लोट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है। क्या क्या काम है इसके,
इसका पहला काम है, एक स्विमिंग मीडियम देता है, उसको फ्लोट करने के लिए मीडियम देता है, बेबी को, फीटस को सूखने से बचाता है, ड्राई अप होने से बचाता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये मान लीजिए इधर से कोई धक्का लग जाए, चोट लग जाए, तो ये पानी है, ये फ्लूइड है, वो क्या करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा और बेबी तक पहुंचने नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, शॉक एब्जॉर्बर का कार्य कर रहा है, उसको फ्लोट करने के लिए माध्यम दे रहा है। तीसरा, इसको ड्राई होने से बचाता है। तो कई सारे कार्य हैं एमनियोटिक फ्लूइड ये हैं। इसके बाद में एलेंटोइस है। एलेंटोइस यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, वो आपके बुक में डायग्राम में जरूर दिखाया है। और नेक्स्ट है योक सैक। बच्चों, योक सैक है एक्चुअली में जो ह्यूमन ओवम होता है वो एलेसिथल होता है, मतलब उसमें योक नहीं पाया जाता, या योक है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। योक एक्चुअली में बना होता है, योक सैक है वो होती है जहां पर योक पाया जाता है, अंडे में योक मिलता है, मुर्गी है, रेप्टाइल्स है और एवीज है, उनमें योक पाया जाता है। और योक को एम्ब्रियो तक कनेक्ट करने के लिए ये योक सैक पाया जाता है, तो उनमें वो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है रेप्टाइल्स में और एवीज में। हमारी बॉडी में, हमारे डेवलपमेंटल पीरियड में भी योक सैक बन रहा है। ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को प्रूव करता है कि हमारा ओरिजिन है, हमारा इवोल्यूशन है वो किसके थ्रू हुआ है, रेप्टाइल्स एवीज के थ्रू। तो ये योग सैक हमारी बॉडी में, हमारे जो डेवलपमेंटल पीरियड है उसमें काम नहीं आ रहा है, परंतु बन रहा है, मतलब हिस्ट्री को अभी भी रिपीट कर रहा है। ये स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लीजिए। यहां पर आप कहेंगे ये अम्बिलिकल वेन, आर्टरी और वेन है वो ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके बाद में अम्बिलिकल आर्टरी जो रेड कलर की होती हैं, प्लेसेंटा जो कनेक्शन है, जंक्शन है, उसको प्लेसेंटा बोल रहे हैं, ये यूट्रस है और यहाँ बेबी होगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा के थ्रू। कोरियोनिक विल्लाई मैंने अभी आपको बताया, यूट्राइन आर्टरी एंड वेन और मैटरनल ब्लड। बच्चों बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए कि कभी भी फीटस ब्लड है और मैटरनल ब्लड है, उनका कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। मैटरनल ब्लड के अंदर फ्लोट कर सकती हैं, परंतु इनका ब्लड मिक्स नहीं होता। इनकी फीटस की अपनी आर्टरी और वेन है और मदर की अपनी आर्टरी वेन है। ये इसके अंदर फ्लोट कर सकता है, इन्वेड कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि माँ की आर्टरी है वो बेबी की आर्टरी से कनेक्ट हो जाए, माँ की वेन है वो बेबी के वेन से कनेक्ट हो जाए। इनके बीच में सेपरेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्लाइड में क्या बताया मैं वो आपको सुना रहा हूं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर नोन एज कोरियोनिक विल्लाई appear on trophoblast. They are surrounded by uterine tissue and maternal blood. ये किसके द्वारा सराउंड रहती है, कोरियोनिक विल्लाई है यूटेराइन टिश्यू के द्वारा और मैटरनल ब्लड के द्वारा कवर रहती है, सराउंड रहती है, परंतु फ्यूज नहीं रहती आर्टरी और वेन्स दोनों की। The chorionic villi and uterine tissue are interdigitate to form placenta. Interdigitate का मतलब फंसे हुए, उलझे हुए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के द्वारा, और उसी जंक्शन को, उसी इंटरडिजिटेशन या कनेक्शन को हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो, फीटस एंड मैटरनल टिश्यू। ये जो जंक्शन है, जो कनेक्शन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा बोल रहे हैं। आप यहां देख पा रहे हैं, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा कनेक्ट रहता है बेबी और मैटरनल टिश्यू के द्वारा के साथ में, मतलब ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा प्लेसेंटा है वो जुड़ा हुआ है, जिसको नाल कहते हैं। बच्चों आप यहां डायग्राम को फिर से देखिए, यहां पर तो ये प्लेसेंटा हो गया, ये कनेक्शन हो गया, ये प्लेसेंटा, ये बेबी के साथ में जुड़ा हुआ है इस अम्बिलिकल कॉर्ड से,
और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा क्या क्या चीजें सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स डिलीवर्ड टू द बेबी, इसके द्वारा ये ब्लड के द्वारा सप्लाई हो रहे। और वेन्स है वो क्या लेके जा रही है बेबी से, वेस्टेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर्ड फ्रॉम द बेबी, ये यहां से वो लेके जा रहे हैं। अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल कॉर्ड इसको हम बोल रहे हैं। इसके बाद में ये जंक्शन को प्लेसेंटा बोल रहे हैं। यहाँ एक्चुअल रियल इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बेबी है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा क्या है, फीटल टिश्यू और मैटरनल टिश्यू के बीच का जो ब्रिज है, कनेक्शन है, उसको प्लेसेंटा हम बोल रहे हैं। फिर से आप ये देख पा रहे हैं, ये कोरियोनिक विल्लाई है जो मैटरनल टिश्यू के अंदर धसी हुई है। प्लेसेंटा, कोटिलीडोन, जो इस तरीके के ये उभार बने हुए कोटिलीडोन्स हैं, और मदर ब्लड। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, क्या क्या कार्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कार्य है एक्ट्स एज बैरियर बिटवीन द फीटस एंड मदर, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है, इनके बीच में एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। मैटरनल टिश्यूज अलग हैं और फीटल टिश्यूज है वो अलग है, ठीक है। दूसरा है सप्लाई O2, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, सप्लाई O2 न्यूट्रिएंट्स एंड एटसेट्रा फ्रॉम मदर टू फीटस, मतलब वो एक्सचेंज के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा वो ट्रांसफर होकर के और बेबी तक पहुंच रहे हैं। थर्ड, रिमूव CO2 एंड एक्सक्रेटरी वेस्टेज फ्रॉम फीटस, जो फीटस के ब्लड के अंदर CO2 है, एक्सक्रेटरी वेस्टेज है, नाइट्रोजनस वेस्टेज है, वो ब्लड में, मैटरनल ब्लड में जाएंगे डिफ्यूजन के द्वारा। फोर्थ, एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड का कार्य करती है, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी है वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है वो देखिए। एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट सीक्रेट्स हार्मोन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ये गोनाडोट्रोपिन जो बेबी के गोनाड्स को डेवलप करने में मदद करती है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ये प्लेसेंटल लैक्टोजन है वो बेबी में, लैक्टोजन का मतलब है लैक्टेशन के लिए मेमोरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करती है और लैक्टेशन के लिए रेडी करती है। नेक्स्ट, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो माँ के अंदर, माँ की बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है। साथ में प्रोजेस्टेरोन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, या आप इनको अभी आप बोलेंगे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए मदद करते हैं। साथ में उसमें बहुत सारे बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी में चेंजेस करते हैं जिससे कि वो जन्म देने में आसानी हो, जन्म दे सके, उसको वोम्ब में धारण कर सके, और जो पर्टिकुलर रीजन्स में फैट का डिपोजिशन होना है, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करना है, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि ये बेबी को प्रेगनेंसी पीरियड में मेंटेन करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, उसको धारण करने में मदद करते हैं। और लास्ट हार्मोन है रिलैक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। रिलैक्सिन हार्मोन है वो बेबी जब जन्म लेगा, बर्थ होगा, तो वहां पर प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करेगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को रिलैक्स करेगा, जिससे बच्चा है वो यूट्रस से, वोम्ब से बाहर आ जाए, मतलब ये फैसिलिटेट करता है डिलीवरी को। रिलैक्सिन ऑल्सो सीक्रेटेड बाई ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, तो ये सारी चीजें हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा की जाती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, cortisol, prolactin, thyroxine etc. आर ऑल्सो इंक्रीज इन मैटरनल ब्लड, माँ के ब्लड में इनका लेवल है वो बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे हार्मोन्स हैं वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। दे सपोर्ट द फेटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेज इन द मदर एंड मेंटेन प्रेगनेंसी, फीटस में भी वो रोल प्ले कर रहे हैं और माँ को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं प्रेगनेंसी धारण करने के लिए। आप यहां देख पा रहे हैं प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड,
fetus or uterus. The germ layers gives rise to all tissues, organs. The stem cells in inner cell mass have the potency to give rise to all the tissues and organs. मतलब जर्म लेयर्स है, पहले वो चीजें हमने चर्चा कर ली। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट है वो क्लीवेज करेगा, क्लीवेज से बनेगा वो मोरूला बनेगा, मोरूला से ब्लास्टूला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट जो अटैच हो जाएगा यूट्रस वॉल के साथ में। उसके बाद में ब्लास्टुलेशन के बाद में गैस्ट्रूला बनेगा, गैस्ट्रूला का मतलब 3 जर्म लेयर्स बनेंगी और इन जर्म लेयर से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो जर्म लेयर्स हैं इनमें इनकी सेल्स को आप क्या बोल रहे हैं? स्टेम सेल बोल रहे हैं। स्टेम सेल किसको कहते हैं? जो सेल कंप्लीट होल बॉडी को जन्म दे दे, होल बॉडी को बना सकती है, एबिलिटी रखती है, उसको हम कहते हैं स्टेम सेल। और उसी के लिए एक टर्म है टोटिपोटेंसी। ह्यूमन प्रेगनेंसी gestation पीरियड लास्ट 9 months, फॉर कैट्स 2 months, डॉग्स 2 months, एलिफेंट 21 months। ये gestation पीरियड है वो बताया गया है। और इसके बाद में हम करेंगे कि जो एम्ब्रियो है उसमें क्या क्या चेंजेस, फीटस में क्या क्या चेंजेस होंगे, वो मंथ वाइज हम डिटेल में करेंगे। क्या क्या होगा? सबसे पहले आफ्टर 1 month हार्ट इज फॉर्म्ड, 1 महीने के बाद में ही एम्ब्रियो में हार्ट फॉर्मेशन हो जाता है। एंड ऑफ 2nd month लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप्ड, मतलब उसके हाथ और पैर बन जाते हैं और साथ में ही उंगलियां हैं वो बनना शुरू हो जाती है, बन जाती हैं। एंड ऑफ 12 months मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने के बाद में मेजर ऑर्गन्स, लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एक्सेट्रा आर वेल डेवलप्ड। एक छोटा रूप बन जाता है 3 महीने के बाद में, एक बेबी का छोटा रूप बन जाता है, उसके हाथ पैर आ जाते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बन जाता है। ड्यूरिंग 5th month फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड। 5 महीने का बच्चा है, उसके वो किक मारना शुरू कर देता है, मतलब वो पहला मूवमेंट उसका शुरू हो जाता है और उसके हेड पर हेयर डेवलप होना शुरू हो जाते, हेयर अपीयर हो जाते हैं। एंड ऑफ 24 वीक्स मतलब 6 महीने के बाद में सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आई लिड सेपरेट एंड आई लेसेज आर फॉर्म्ड। पूरी बॉडी पर हेयर्स आ जाते हैं, फाइन हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, साथ में ही पलके खुल जाती हैं, आई लेसेज है वो भी आ जाते हैं। एंड एंड ऑफ 9 months रेडी फॉर डिलीवरी, 9 महीने का बच्चा है वो तैयार होगा डिलीवरी के लिए। आप यहां पर ये बात देखिए, बच्चा है वो अपराइट है, अभी सीधा है, ऊपर की ओर मुंह है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होती जा रहा है। ये पहले महीने का है, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का, 5वें महीने का, 6ठे महीने का, और ये 7वें महीने का, 8वें महीने का, और 9वें महीने के लिए 9वें महीने में आकर के वो रोटेट कर गया, रोटेट होकर के उसकी डायरेक्शन है वो बदल गई। अभी वो सर्विकल कैनाल की ओर उसका सिर हो गया है और अब रेडी है बाहर आने के लिए, नई दुनिया में आने के लिए। तो इस तरीके से बच्चा है वो बाहर निकलेगा, ये यहां सर्विकल कैनाल से और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया थ्रू बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हम कर रहे हैं पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन। पार्टूरेशन का मतलब होता है बच्चों डिलीवरी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी और गिविंग आउट ऑफ द बेबी, दैट इज पार्टूरेशन। और लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग मतलब माँ के द्वारा दूध पिलाना, वो कहलाता है लैक्टेशन पीरियड। ये भी इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को भी कर लेते हैं। पार्टूरेशन का मतलब है बच्चे का जन्म होना, लेबर या डिलीवरी, process of giving birth to young ones, it is induced by neuroendocrine mechanism. The signals from the fetus and placenta induce mild uterine contractions, fetal ejection reflex. This causes the release of oxytocin from maternal pituitary gland. सबसे पहली बात है, इसको आप समझिए, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को समझिए। जब फुली डेवलप्ड बेबी है वो यूट्रस के अंदर है, वोम्ब के अंदर है,
तो बच्चा जब बड़ा हो, मतलब मैच्योर हो गया है, बेबी फीटस मैच्योर हो गया है, तो वो यूट्रस वॉल पर प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, एक खिंचाव पैदा होगा। जब वो प्रेशर है वो पड़ेगा यूट्रस वॉल पर, इसके सिग्नल हैं वो जाएंगे हाइपोथैलेमस को, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएंगे। ब्रेन है वो सिग्नल रिसीव करके और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि आप अपना हार्मोन रिलीज करिए। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिजल्ट क्या होता है? ये यूट्रस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। अब देखिए, पहले से ही दबाव पड़ रहा है, अब ऑक्सीटोसिन ने इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया तो और ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और सिग्नल है और ज्यादा स्ट्रोंग जाएंगे ब्रेन को, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन का काम तो वही है, वो दबाव डालते जा रहा है। जब दबाव ज्यादा दबाव प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर आने से ज्यादा स्ट्रोंगर सिग्नल्स हैं ब्रेन को जाएंगे, ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और इस तरीके से ये इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि बच्चा है वो बाहर आने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और उसका परिणाम किसकी वजह से हो रहा है? पहले वो फुली डेवलप्ड बेबी है, माइल्ड सिग्नल भेजता है, और ऑक्सीटोसिन आने पर वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, स्ट्रोंगर सिग्नल जाएंगे, ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा। बच्चों, आपने अपने घर परिवार में किसी लेडी को बच्चे होते हुए देखा हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो दर्द होता है, लेबर पेन है, वो लगातार नहीं होता, इंटरवेल के बाद में आता है। पर्टिकुलर इंटरवेल के बाद में कई बार तो क्या है कि आधा आधा एक एक घंटे बाद में दर्द पैदा होता है। उसका सिर्फ यही कारण है कि यूट्रस वॉल पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो ब्रेन में गया, ब्रेन है उसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट कर रही है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन है उसने इसको और प्रेशर बढ़ाया, और ज्यादा स्ट्रोंगर सिग्नल सिग्नल जाएंगे। तो इस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट होता है और इंटरवेल के बाद में चलता है। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज ज्यादा घायल हो जाती है, तो सिग्नल है वो ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आर्टिफिशियल तरीके से। और एक और प्रॉब्लम आती है कि आजकल दर्द सहन नहीं कर पाते, दर्द सहन करने की क्षमता नहीं होती है, तो डॉक्टर है आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगा करके, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे करके दर्द बढ़ा करके बच्चे को निकाल देते हो। और इससे भी आसान तरीका, दर्द होना ही नहीं है, सीधे इसको वॉम्ब को काटा बाहर निकाल दिया, वो नेचुरल पाथवे से नहीं आएगा। तो ये जो बच्चा होने की प्रोसेस है उसको आप क्या बोल रहे हैं बच्चों? पार्ट्यूरेशन या लेबर या डिलीवरी। Oxytocin causes stronger uterine muscle contraction, which in turn stimulate further secretion of oxytocin. This process is continued, leading to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं और फिर बच्चा है वो बाहर आ जाएगा। बच्चा बाहर आने के बाद में अभी भी वो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, बच्चा बाहर है। और आपको पता है कि जो प्लेसेंटा, जो एक टेम्परेरी कनेक्शन आया था, वो अभी भी यूट्रस के अंदर है, वो बाहर आना जरूरी होता है। तो बच्चे के बाहर पैदा होने के बाद में ये जो प्लेसेंटा है वो क्या होगा? कट करके और बाहर निकलेगा। और आपको पता है कि एक कनेक्शन था, जुड़ाव था प्लेसेंटा का मैटरनल टिश्यू के साथ में, तो मैटरनल टिश्यू है, यूट्राइन वॉल है, वो डैमेज होकर के और इस प्लेसेंटा को रिमूव करती है। तो आपको पता है बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डैमेज होता है, कट होता है, तो कितना पेन होता है और कितनी ब्लीडिंग होती है। और जब बच्चा बाहर आ गया और ये प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, ये आ गया बाहर, ये प्लेसेंटा जिसके अंदर बेबी था, ये प्लेसेंटा है, जिसको हमारे गांवों की भाषा में क्या बोलते थे? नाल बोलते हैं। नाल आने के बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। और जो नाल होता है, इसको एक नेग होता है, एक हमारे कल्चर है कि नाल को जो छोटा भाई होता है वो अपने घर के गेट के बाहर में गाड़ता है, और उसके लिए फिर बुलेट मोटरसाइकिल भी मांगता है कि नहीं, नाड़ जब गाड़ूंगा जब मोटरसाइकिल देगा। तो घर वाले हैं उसको ये बात बोलते हैं, ठीक है भाई,
तू बाइक दे देंगे तुझको, तू नाल गाड़ दे, ठीक है। तो ये नाल है, उसको दबा दिया जाता है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा बच्चों। नाल है वो दबाते नहीं, प्लेसेंटा आजकल दबाते नहीं है, प्लेसेंटा बैंक बन गया है, उसमें प्रिजर्वेशन उसका करते हैं, प्रोसेस नहीं है। प्लेसेंटा अभी भी यूट्रस के अंदर है और अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बेबी है वो जुड़ा हुआ है, परंतु बाहर आ चुका है। ये यूट्रस है, अम्बिलिकल कॉर्ड। हाँ जी, हाँ हाँ उसके बारे में, हाँ मैं बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा, है ना। कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड ये प्रोसेस है, वो नाल काटना, सुरक्षित काटना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। After parturition, the umbilical cord is cut off. The placenta and remnant of umbilical cord are expelled from the maternal body after parturition. It is called after birth. बर्थ के बाद की प्रोसेस है नाल बाहर आना। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों, अच्छा प्लेसेंटा मैं बता ही देता हूं। एक्चुअली में प्लेसेंटा आपने यहां देखिए, ये देखिए, ये बेबी है, इसके अंदर फ्लूइड है, ये एमनियोटिक, यहां पर इस कैविटी के अंदर फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। जब बच्चा एम्ब्रियोनिक पीरियड में था, मतलब वो जब ग्रो कर रहा था, तो इसकी बहुत सारी सेल हैं इस फ्लूइड के अंदर पड़ी रह जाती है। उसके बॉडी के पार्ट की बहुत सारी, ऑलमोस्ट सभी सेल्स हैं वो यहाँ है। मतलब बच्चा तो बन गया है, परंतु इसकी सेल्स है, बॉडी ऑर्गन्स की सेल्स इसके अंदर है, फ्लूइड के अंदर, जिसमें ब्रेन की सेल भी है, किडनी सेल है, स्किन सेल है, बोन सेल है, आई सेल है, हार्ट सेल है, लीवर सेल है, सारी सेल्स इस फ्लूइड के अंदर है। तो ये जो फ्लूइड के अंदर जो सेल पड़ी हुई हैं वो अभी भी कहां पर है, इस प्लेसेंटा के अंदर है। बच्चा मान लीजिए हमने इस प्लेसेंटा को प्रिजर्व कर दिया 1-196 डिग्री नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको प्रिजर्व कर दिया, तो वो जिस फॉर्म में सेल है वो इसी स्टेज में पड़ी रहेंगी। और फ्यूचर में बच्चे को कोई नुकसान हुआ, मान लीजिए स्किन बर्न हो गया, उसकी स्किन जल गई, तो दूसरे की स्किन अगर इम्प्लांट करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगी बॉडी। परंतु इसकी खुद की सेल है, स्किन सेल है, उनको कल्चर करवा के आर्टिफिशियल स्किन तैयार करके इसकी बॉडी पर लगाई जा सकती है। सपोज इसकी किडनी डैमेज हो गई, तो इसकी किडनी सेल्स हैं वो आर्टिफिशियल मीडियम में, कल्चर मीडियम में किडनी ग्रो कर, ऐसी टेक्निक आ जाए किडनी बना पाए हम, हार्ट बना पाए हम, लीवर बना पाए, तो ऑर्गन रिजेक्शन की खतरे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इस प्रिजर्व प्लेसेंटा से हम बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसकी लाइफ साइकिल में हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी प्लेसेंटा बैंक है वो इंडिया में भी बन गए हैं, दूसरे देशों में भी बन गए हैं, और उनको प्रोटेक्ट रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट है लैक्टेशन, माँ का स्तनपान करवाना है। द मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज कॉल्ड लैक्टेशन। उस पीरियड को स्तनपान बोलते हैं। द येलोविश मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। It contains several antibodies essential to develop a resistance for the newborn babies. माँ के ब्लड से कुछ एंटीबॉडीज हैं वो मिल्क के द्वारा ट्रांसफर होती है बेबी में, जो उसको प्रोटेक्शन देती हैं। क्योंकि बच्चा अभी अभी जन्म हुआ है तो उसको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, वो पता नहीं है उसकी बॉडी को, तो माँ है वो एक सुरक्षा तंत्र है, वो उसको प्रोवाइड करती है लैक्टेशन के थ्रू। और जो फर्स्ट गाढ़ा पीला जो दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और ये आप इसको देख पा रहे हैं, कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को सुरक्षा देता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, और उसको नई दुनिया में सरवाइव करने में मदद करता है। पर बच्चों इसका एक जो आज की जो सोच है, थिंकिंग है, वो गलत है। समाज में अपना फिगर खराब ना हो जाए, अपनी कोई और दूसरे इश्यूज हैं जिनकी वजह से माँ है बच्चे को दूध नहीं पिलाती, और जब दूध नहीं पिलाएगी तो बकरी का दूध पिलाएगी, तो कैसे कहोगे जब कुश्ती लड़ने जाओगे तो कि माँ का दूध पिया है तो आजा, है उसको तो फिर क्या बोलेंगे, बकरी का दूध पिया है तो आजा।
तो वहां पर माँ का दूध है, उसको शुरुआत में पहला दूध है वो मिलना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। और इस तरीके से बच्चों हमने ये चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सारे इवेंट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना जरूरी है, हमें अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए किस तरीके की क्या चीज इवेंट होती है। थैंक यू वेरी मच।